हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले मैथ का मॉडल सेट, और बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल सेट होने वाला है। आपको पता है कि इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस वीडियो में आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम दे रहे हो इस बार, तो यार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम में तो 100 सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम 50 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा आपको। ओके, बाकी तो बहुत सारा क्वेश्चन आपने बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि 50 में 50 बनाओगे आप, और ये मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए कि 50 में 50 आपको बनाना है। और लाइक की बात करें तो कम से कम तो 5000 लाइक पार करना। आप सभी को एक टारगेट है कि 5000 लाइक को कंप्लीट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला बटन दबाएंगे, ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इससे ज़्यादा मेरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत सारा सवाल बहुत ईजी है, कुछ थोड़ा सा है जिसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा। चलिए, सवाल यहाँ पे आपके सामने है। ये क्या बोलता है कि ये कौन सी संख्या है, 5 + 3√2 है ना। 5 + 3√2 कौन सी संख्या है जिसको मैथ में प्रॉब्लम भाई। तो बस जितना भी मैं क्वेश्चन मॉडल सेट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा कुछ सारा के सारा है, सबको पढ़ो, ठीक है ना। बोला क्या जा रहा है, इसमें से कौन संख्या है 5 + 3√2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है। तो 5 तो परिमेय है, लेकिन इसमें साथ और 3√2 क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय के साथ जब अपरिमेय जुड़ जाता है तो क्या होता है, अपरिमेय कहलाता है। ओके, यानी कि 5 + 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए कितना हल्का सवाल बोलता है, कौन सी संख्या अभाज्य है ना। भाज्य और अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कौन से है। देखिए कौन सी संख्या, जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। 28 तो करता ही करता है ना। 79 ये भी कटेगा, 69 ये 3 से कट जाएगा, 71 ये किसी से शायद नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 जो है किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, 1 और खुद के अलावा कोई और टेबल से नहीं कटने वाला है। ओके, चलिए अब देखिए 3 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए आपके सामने है, कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय मतलब क्या हुआ, कौन परिमेय पूछा जा रहा है, यानी कि इनमें से 3 अपरिमेय होगा। तो देखिए √7 जो अपरिमेय है, √13 जो है अपरिमेय है, √31 जो है अपरिमेय। तो ये √25 जो है अपरिमेय नहीं है, क्योंकि √25 जो है परिमेय है, इसका वर्गमूल निकलेगा कितना, 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ओके डियर, देखिए क्या बोलता है ना, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत है। मैंने बताया था आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि p/q में करूं और q का जो फैक्टर होगा वो केवल 2 के रूप में फैक्टर हो, या केवल 5 के ही रूप में हो, या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा किसी और शक्ल में अगर फैक्टर होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, प्रसार जो है शांत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 160 को अगर आप करोगे फैक्टर, चलिए पहले इसको देखते हैं। 2/15, 15 को करते हो तो कितना आएगा, 3/5। देखिए नीचे में देखिए, हर में देखिए 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो ये जो है ना शांत नहीं होगा। अच्छा इसको देखते हैं 60, तो 60 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 12×5 = 60। फिर जब 12 को तोड़ोगे तो 2 से तो टूटेगा ही, 3 से टूटेगा, 3 तो पक्का आने वाला, 12 का जब फैक्टर करोगे तो 3 हर हाल में आएगा ही आएगा, है ना। 3 तो हर हाल में आएगा, तो ये भी शांत नहीं होगा, ये भी शांत नहीं होगा, क्योंकि ये तो 7×5 = 35 और 7×5 आ रहा। इसको जब तोड़ोगे आप तो 160 को तोड़ोगे तो पता है कितना, 80 बनेगा, 80 का आधा 40 होगा, 40 का आधा 20 होगा, 20 का आधा 10 होगा, 10 का आधा 5 होगा, यानी कि 2 और 5 के ही रूप में आने वाला ये वाला, ठीक है ना। 2 और 5 के शक्ल में आएगा ये वाला, तो बी क्या है, शांत है। समझ में आ गया। देखिए क्या बोलता है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम क्या होगा। महत्तम मतलब समझ रहे हैं, हाँ HCF निकालना है। लगातार सम संख्या, कोई भी सम संख्या लीजिए, 2 लगातार, जैसे मैं लेता हूँ छोटा संख्या लेता हूँ 10 और 12, सम संख्या है लगातार। कोई लगातार सम संख्या लीजिएगा, इसका अगर HCF निकालिएगा तो 2 तो HCF एकदम कॉमन होगा। लगातार संख्या नहीं बोला, लगातार सम संख्या, है ना। अगर 10 11 का निकालेंगे तब तो 1 होगा एलसीएम, ये लगातार संख्या बोलेगा तब, लेकिन बोला जा रहा लगातार सम संख्या, तो लगातार सम संख्या का जो एचसीएफ होगा वो 2 होता है। इन दोनों का कॉमन 2 × 5 2 × 6, तो 2 जो है दोनों में मैच कर रहा। कोई और संख्या उठा लो 50 और 52 का, इसको भी जब फैक्टर करोगे तो 2 ही आने वाला है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1
1/α प्लस 1/β, ये है आपका इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2, है ना। देखिए, और ऑप्शन नीचे दिख रहा है, तो हमको ये वाला ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे एलसीएम, अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम, अल्फा को काटेंगे बचेगा बीटा, और बीटा को काटेंगे बचेगा अल्फा। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो a से जो कैंसिल हो गया, मेरे पास माइनस b/c बचा। क्या बचा, माइनस b/c। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमको b का वैल्यू कितना दिया हो, देखिए ये सवाल है ना, b का वैल्यू 1 दिया हो, तो -1, और c के जगह पर कितना दिया हो, -2। तो क्या हो गया, कट जाएगा दोनों माइनस, यानी कि 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा सवाल को यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो फिर बहुत से स्टूडेंट को बाउंस भी कर सकते हैं सवाल। क्या बोलता है ना, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b है, तो इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर बोले तो सार्वयंतर, है ना, या इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे जो an प्लस b दिया हो ना, इसको मान लेते हैं tn बराबर मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, tn बराबर मैं मान लेता हूँ an प्लस b, ठीक है ना। तो हम tn माइनस 1 कैसे लिखेंगे, जब फिर अगर tn बराबर an प्लस b माना, तो tn माइनस 1 कैसे लिखेंगे, यानी कि n की जगह पे जो n लिखा हुआ है, तो अब n की जगह पे n माइनस 1 लिखना है, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, n माइनस 1, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस b। देख रहे ना, ये tn, इसको मैंने tn माना, tn बराबर an प्लस b माना, तो हम tn माइनस 1 कैसे करेंगे, तो n की जगह पे लिखेंगे n माइनस 1 प्लस b। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या, सार्वयंतर निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, समीकरण ये वाला हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, पहला वाला को समीकरण फर्स्ट मानते हैं, दूसरा को समीकरण सेकेंड मानते हैं। इसको घटा देंगे, फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर देंगे, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड है, घटाएंगे। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक दूसरे से घटाना पड़ता है, तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटाएंगे। फर्स्ट को ना an प्लस b है, घटाना है, किसको घटाना है भाई, तो an माइनस 1 प्लस b को क्या करेंगे, माइनस करना, घटाना है। देखिए नीचे जा रहा है दूसरा क्वेश्चन में, खैर हम फिर उसको सुधार देंगे। तो an प्लस b हो गया, यहाँ देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस an हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a को 1 से करने क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और माइनस b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे an प्लस में an माइनस में, और देखिए यहाँ पे b प्लस में b माइनस में, तो कि मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया a, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8वां सवाल देखिए, इसका क्या बोलता है, एब्सिस का, यानी कि भुज निकालने बोल रहा है। कोटीय भुज मैंने बोला, बहुत बार बोला, कोटीय भुज, ये 6 से -5, ये x से ये y है, तो जो x वाला उसको बोलते हैं भुज बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में एब्सिस का, और कोटी y हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 8 का जो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, बिंदु 2 और 3 जो है स्थित है किस क्वाड्रेंट में, एकदम कंफर्म है कि इस तरह सवाल आना ही आना है, ठीक है ना। इसलिए इस सब सवाल को एकदम बड़े अच्छे तरीके से, एकदम नॉर्मल तरीके से इसको लीजिए और अच्छे तरीके से इसको हल करना है। ये सब सवाल खोज करके आपको हल करना है एग्जाम में, कि जो हल्का सवाल उसको पहले हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दोनों प्लस में है, 3, 2 और 3 जो है दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों प्लस में किस में होता है, प्रथम क्वाड्रेंट में आता है ना जी, दोनों जब प्लस में होता है प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, यदि x बराबर a है और y बराबर b है, तो ये दो समीकरण दे दिया है, इसको हल करेंगे और a और b का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम x के जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और y की जगह पे b लिखेंगे। तो इस समीकरण को अगर सुधार देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर 2, x की जगह पे a लिखा, y की जगह पे b लिखा। यहाँ पे देखें तो a प्लस b बराबर 4 हो जाएगा ना, x की जगह पे a लिखा, y की जगह पे b लिखा। अब क्या करेंगे, घटा देंगे दोनों, सॉरी तो जोड़ देंगे, कट जाएगा दोनों। 2a बराबर कितना होगा, 6, 2 3 6, a का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब a का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में डाल दो, ये वाला हमारा समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड था, तो a का वैल्यू 3 आया, 3 माइनस b बराबर 2, तो माइनस b 2 और 3 जाके इधर क्या बनेगा, -3, तो मेरे पास हो गया माइनस b बराबर -1, और दोनों कट जाएगा, तो b बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा, थोड़ा सा झपा हुआ है, 3 और 1 आ गया, 3 और 1, ठीक है ना। a का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, यानी कि जब इसको तुम हल करोगे ना, तो x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा,
ठीक है ना। जब इसको हल करोगे काट दोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि जब इसको वैल्यू पुट करो तो जाहिर सी बात आना ही आना है इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन सी में है जो कि यहाँ पे छपा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, देखिए है ना, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए क्या बोलता है, थोड़ा सा ये सवाल पुराना मॉडल पेपर है इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ है। मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये वाला a होता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई a कहलाता है और x का मल्टीप्लाई b कहलाता है और जो अचर पद है वो c कहलाता है। तो कितना है b कितना है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह पे क्या है 1 और c की जगह पे कितना है 4 है। 2 दूना 4 माइनस 4 चौक 16 कितना गया माइनस 8 आ गया। देखिए क्या गया हमारा आंसर आ रहा माइनस में, मतलब जो है d जो है 0 से क्या हो गया छोटा हो गया। जब माइनस में आंसर आ जाएगा तो d 0 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और जब प्लस में आंसर आ जाएगा तो d जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है यार, जब d का वैल्यू प्लस में आएगा तो d 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। छोटा आ गया मतलब 0 से क्या है छोटा है, माइनस आ गया मतलब 0 से छोटा है, तो इसको बोलते हैं अवास्तविक यानी कि नॉट रियल, अनइक्वल भी बोल सकते हैं इसको। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। देखिए ये बीच की दूरी सवाल तो कंफर्म है, इस तरह से आएगा, ये x है ये y है, या x1 y1 इसको x2 इसको y2, फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जितना सवाल मैं बता रहा हूँ सवाल आपके एग्जाम के रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मिस नहीं करना है। एक सवाल को भी मिस्टेक नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो उसको बना लेना है, नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है ना। x1 कितना है 4 है और x2 2 है, तो लिख दिया मैंने 4 माइनस 2 प्लस y1 कितना -1 है और y2 कितना है 3 है जी, -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 एक से कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 चौक 16, 16 चौक 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 16 4 20। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 5 20 ऐसे 2√5। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे ना, इसको मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 है ना। ये रूट है, सॉरी रूट तो मैंने छोड़ दिया था है ना। इसको मैं ऐसे तो देखिए 2 निकल गया बाहर और √5 अंदर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए सवाल देखिए क्या बोलता है जी। बोलता है कि बिंदु जो दिया हुआ मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक, वाह सवाल गजब का, देखिए बनाइए इसको क्या बोलता है। हालांकि इजी सवाल समझना है, बिंदुओं 4 10 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु इतने की दूरी निकालना है। मध्य बिंदु से किसका, मध्य बिंदु से दूरी निकालना है। तो पहले मुझे इन दोनों पॉइंट से मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, तो जो मध्य बिंदु निकलेगा तब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले मध्य बिंदु निकालते हैं, क्या निकालते हैं x1 + x2/2, तो 4x1 हो गया और 2 जो है x2/2, y1 + y2/2, तो y1 कितना हो गया 10, y2 हो गया 2/2, कितना हो गया 4 2 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 10 2 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 3 और 6 आ गया, कितना आ गया 3 और 6 है। मध्य बिंदु कितना आ गया 3 6 आ गया, और एक बिंदु दिया हुआ 0 और 2 दिया हुआ है। तब इसका डिफरेंस निकालेंगे ना, फॉर्मूला पता आपको x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट बैठाते हैं, ये हमारा x1 है ये y1 है x2 y2 है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 6 - 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा ना ये सब बातें, चूंकि अभी मैंने फॉर्मूला लिखा इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 √25 और 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। समझ में आ रहा, सवाल थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, मध्य बिंदु निकालिए उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालिए ना। तो सवाल घुमा के दे दिया कि नहीं, थोड़ा देर के लिए मतलब सोच में पड़ गए थे ना कि कैसे बनेगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अब ये सवाल दोबारा मिलेगा तो भेंट आ जाएगा तो इसको अच्छा समझा भी दीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए क्या बोलता है, ABC के शीर्षों का निर्देशांक, ABC होता है ना त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, उसका 3 शीर्ष होता है, तीनों का निर्देशांक दे दिया। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या बोलते हैं, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है ना। फॉर्मूला बहुत आसान है बाबू इसका, x1 + x2 + x3/3, जहाँ पे जगह नहीं बच रहा, y1 + y2 + y3/3, ये ना। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, x1 कितना है देखिए 2, x2 कितना है 0 और x3 है 4/3,
और y1 कितना है 4 + 6 - 1/3। तो कितना हो जाएगा 4 2 6/3, तो कितना हो जाएगा 4 2 6/3, तो 2 आ जाएगा, 6/3 तो 2 हो जाएगा। देखिए 6 4 10, 10 में से 1 घटेगा 9, 9/3 कितना होगा 3 होगा, 2 और 3। कहाँ है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान सा सवाल है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है यार, बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रख करके इसको बनाना है, हार मानना ही नहीं कभी है। 15 सवाल देखिए क्या बोलता है, बहुत अच्छा सवाल है ये। संरेख, देखिए संरेख कैसे होता है, बोल रहा है कि तीनों बिंदु जो संरेख है, तो इनमें से बताइए ऑप्शन कौन सी होगा। बड़ा ही गजब का सवाल है यार, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। संरेख क्या होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना वो 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, संरेख होता है। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, मैं यहीं पे फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 1 2 3 प्लस, चूँकि फॉर्मूला लिखिएगा तभी बन पाएगा, 2 3 1 2 3 1 और प्लस 3 1 2, थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूला बनता बराबर 0, बराबर 0 मतलब क्षेत्रफल 0 होगा तब। अब देखिए ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे देखिए x2 कितना है, x2 0 है। अच्छा ये जो 1/2 है ना, 1/2 को जब 2 इधर भेज देंगे 0 तरफ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 का कहानी खत्म। जैसे कि मैं बोलूँ 1/2 + x से बराबर 0, तो ये 2 बटे में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही 1/2 मतलब ये समझ लो ये ब्रैकेट घेरा हुआ है। तो x2 यहाँ पे 0 है, x2 जब हम 0 अगर पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। x2 का वैल्यू 0 है ना, तो 0 को पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक सब y3 y1 सबको 0 बना देगा। अब हमको यही दोनों ले चलना है। x1 कितना है, x1 देखिए 1 है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। y2 कितना है, y2 देखिए 0 है, और y3 कितना है, y3 देखिए b है, हो गया प्लस, ये 1/2 चला गया 0 तरफ, वो खत्म कहानी हो गया। x3 कितना है, x3 देखो, x3 कितना है, a है ना, x3 a है, प्लस y1 कितना है, y1 देखो 2 है, और y2 कितना है, y2 देखो 0, इतना बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको बनाएंगे तो देखो 1 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे -b हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस a को 2 से करेंगे तो कितना होगा 2a माइनस a को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 0। अब मेरे पास क्या बचा, देखिए ध्यान से, मेरे पास क्या बचा -b और प्लस 2a बराबर 0, यही ना बचा है, -b + 2a बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखो ये b को इधर भेज दो, तो 2a बराबर b जाके क्या बनेगा +b। तो यहाँ देख रहे हैं ना 2a बराबर b, 2a बराबर +b, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ना, 2a बराबर b आ रहा। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, दूसरा क्वेश्चन हम इंटरफेयर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव मतलब हमेशा जो है समान होता है। तो वो कौन सा नियम है, देखिए एक दो समकोणिक त्रिभुज है ना, दो समकोणिक त्रिभुज अगर है, ओके, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो वो थेल्स का नियम कहलाएगा, ठीक है ना। कौन सा नियम कहलाएगा, थेल्स का नियम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो सवाल ये बहुत अच्छा बन जाता है आपके सामने कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो बोलता है कि तीसरी भुजा के सम्मुख का कोण क्या होगा। जैसे कि ये है फिगर, ऐसे बनता है, ये मानते ए है, बी है, सी है, ठीक है। बोलता है किसी दो भुजा, ये दोनों भुजा, इसका जो स्क्वायर करेंगे इसके बराबर होगा। तो ये जो भुजा है ना, ये वाला भुजा AC जो भुजा है, इसके जस्ट सामने वाला सम्मुख कोण सामने वाला कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होता है तभी तो ऐसा होता है ना भाई, 90 डिग्री में ही तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 18 सवाल देखिए क्या बोलते हैं, ABC और DEF क्या आपस में समरूप है, ठीक है ना, सिमिलर है। तो देखिए अब हम फिगर बनाते हैं, ABC और क्या है DEF हो गया, समरूप है। बोलता है BC 3 है, BC नीचे वाला 3 है, और EF 4 है, ये वाला EF 4 है। बोलता है ABC का क्षेत्रफल 54 है, तो DEF का निकालिए। तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि ABC का क्षेत्रफल जो होता है, चलिए मैं लिखता हूँ पहले BC बटा EF का स्क्वायर जो होगा,
इसके क्षेत्रफल के इस बराबर होगा, है ना। भुजा का स्क्वायर इसके क्षेत्रफल के स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका अनुपात क्या करेंगे, DEF तो चूंकि इसका तो दिया हुआ ही नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा। अब देखो BC दिया हुआ, जहाँ जहाँ दिया उसको बैठाते हैं। BC कितना दिया, 3/4 का स्क्वायर बराबर 54/4, यहाँ पे DEF है ना, DEF। अब देखिए फिर यहाँ पे कर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 54/DEF। तो काटिए, देखिए 9 छक 54, 16 छक कितना होता है, DEF बराबर होगा 16 छक 96, 6 छक 36 के 6 बचा 3, 6 कम 6 6 9, देखिए 16 छक 96। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्योंकि ये बहुत आसान से सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल था। तो ये मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का इस तरह से सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे हम सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ही गजब का सवाल, और मतलब सवाल ना कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है। अब देखते हैं कौन कौन बंदा यहाँ पे कन्फ्यूज होता है, ध्यान से बनाइएगा और ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस सेशन में, इस वीडियो में कितना आपने सही बनाया है। वृत्त के अंदर, तो पहले एक वृत्त बनाते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट, कहीं पे पॉइंट लेते हैं, कहीं पे भी, इस वृत्त के अंदर एक पॉइंट, हम मान लें यहाँ पे पॉइंट होगा। अब बोलता है वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु, एक बिंदु लिया, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्या इस पॉइंट से कोई स्पर्श रेखा ऐसा अगर खींचेंगे, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, नहीं बोलता ना। स्पर्श रेखा किसको बोलता है, जब एक वृत्त के केवल एक ही बिंदु से एक लाइन जाती है तब उसको बोलता है स्पर्श रेखा। तो यहाँ तो होगा नहीं, जब इसको खींचेंगे तो देखो ये तो छेदक रेखा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इंटरसेक्ट लाइन, छेदक रेखा। तो क्या हो जाएगा, इनमें से ए मतलब 0 होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब 0। ऑप्शन डी दिया हुआ अभी है ना, तो 0 का होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल देखिए, फिर त्रिभुज का सवाल, त्रिभुज का बहुत सारा सवाल आ रहा। ABCDEF दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिए, फिगर जो मैं बताऊंगा ना इसको एकदम ध्यान से समझना है, नहीं तो फिर बाउंस करेगा। देखिए यहाँ पे ABC और फिर क्या है DEF, जगह भी बहुत कम है। देखिए क्या बोलता है, AB/DE, मतलब AB जो है भुजा D के अनुपात के बराबर है। AB/D होगा ना, देखो इधर से लिया AB, इधर लिया D, फिर BC/EF, BC/EF हो गया। तो आप सर्वांग क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, बोल रहा दोनों त्रिभुज क्या सिमिलर है, समरूप है। तो समरूप होने का एक नियम भी होता है, सैड एंगल सैड, होता है कि नहीं होता है, सैड एंगल सैड से समरूप होता है, एंगल एंगल से समरूप होता है, एंगल 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 से भी समरूप होता है। तो यहाँ पे देखिए ये AB क्या है, AB और DE क्या है, सैड है ना, इसको सैड बोलते हैं, इसको भी सैड बोलते हैं, सैड सैड। और यहाँ पे क्या बन रहा, एंगल, क्या बन रहा, एंगल बन रहा। तो देखिए सैड एंगल सैड है ना, सैड एंगल सैड, तो बीच बीच में कौन कौन एंगल हो रहा, B वाला एंगल और E वाला एंगल, है ना, यानी कि कौन एंगल, एंगल B और एंगल E जो है क्या है, बराबर है। तभी तो बोलते हैं ना एंगल B एंगल E बराबर होगा तभी ना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे सवाल पढ़ते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC। समद्विबाहु किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और समकोण भी है। देखिए मान लेते हैं कि और C वाला समकोण है, यहाँ पे C समकोण है AB, ये AC और BC बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु बोल रहा ना, तो बोला AB² बराबर क्या होगा, ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, AB² बराबर निकालना है। तो आपको पता है ना, एक कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB² बराबर होता है AC² प्लस BC², ऐसे होता ना। अब देखिए जब दोनों भुजाएं बराबर है, तो AC को हम BC भी बोल सकते हैं और BC को AC भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया, 2AC, 4 तो होगा नहीं, तो AC करना है, तो हम BC को हम AC बोल सकते हैं, BC को हम AC बोल सकते हैं और AC को BC बोल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे BC को AC बोलना है, ठीक है ना। तो AC² और यहाँ इसको भी मैं लिख सकता हूँ AC², क्या हो जाएगा 2AC², यानी कि मतलब AB² बराबर कितना हो गया 2AC²। ऑप्शन नंबर ए जो हो गया बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे सवाल देखिए, यहीं पे दिख रहा है ये सवाल, तो खैर बनाए हैं आप लोग। किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। एक बाह्य बिंदु P है, केंद्रक O है और यहाँ से जो है स्पर्श रेखा खींची गई। ध्यान से, यही सब सवाल तो पूछा जाता है, बच्चे ध्यान से नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये वाला बिंदु जो है O है, क्या है O है। अब देखिए क्या बोलता है, O पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA PB के बीच का कोण क्या होगा, PA और PB के बीच का कोण कहाँ पे बनेगा, देखो PA और PB के बीच का कोण कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, बीच का कोण कितना डिग्री है, बोलता है PA PB के बीच का कोण जो है 80 डिग्री है।
ओके, तो बोलता है POA, POA मतलब मुझे यहाँ से एक लाइन खींचना पड़ेगा इसे, है ना। POA मतलब ये वाला कोण निकालना है। अब मुझे कलम का कलर चेंज करेंगे पेन का, तब आपको शायद अच्छे तरीके से इसका समझ में आएगा। देखिए आप क्या जानते हैं, हम एक फिर यहाँ से फिगर बना के दिखाते हैं ताकि उसमें मैं इंटरसेक्ट नहीं करूँ। ये वाला कोण आप क्या जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर कितना कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये अगर मैं पूरा देखूँ, अगर मैं पूरा कोण देखूँ, ये पूरा कोण और ये पूरा 80, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इधर तो पहले से 180 हो हुआ है ना, तो 180 में से 80 घटा देंगे, कितना बचेगा, 100। तो ये पूरा जो कोण जो है, पूरा कोण कितना डिग्री बनेगा, 100 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे खाली यहीं तक पूछा जा रहा है, बस अंदर, इधर वाला नहीं पूछ रहा, इधर ही वाला पूछ रहा। तो जब इसको हम रेखा, जब एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो दो बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा, तो 100 डिग्री है ना, तो 50 इधर 50 इधर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन देखो तुम्हारा नीचे दिख रहा, ऑप्शन देखो ए, है ना, 50-50 बढ़ जाएगा ना दोनों में। क्लियर है, वेरी गुड। तो जिन्होंने अब बिना ऑप्शन देखे आंसर दिया है तो खैर बहुत अच्छी बात है यार। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, ABC के, अरे खाली त्रिभुज दिया हुआ है, ABC के भुजाएं, भुजाओं में से देखो AB AC पर दो बिंदु मतलब इस तरह से बना हुआ है। आप समझिए इसको, मुझे समझ आगे क्या सवाल बोलता है, ABC और यहाँ पे DEG दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या बोलता है, पैरेलल है, DE जो है BC के पैरेलल है। AD अनुपात DB जो है 3:1 है, AD अनुपात DB 3:1 है, मतलब AD 3 है, E वाला 1 है, ऐसे मानो। और AE जो है 6.6 है। तो आपको निकालना AC निकालना, ये पूरा निकालना पड़ेगा पूरा। तो चलिए हम इसका अनुपात लिखते हैं, कहाँ पे लिखूँ यार, जहाँ तो नहीं बच रहा इधर दिख रहा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहीं पे लिखता हूँ, AD बटे DB बराबर, इधर मैं क्या लिखूँ, देखो इधर मैं AD लिखा है, इधर DB लिखा है, तो इधर लिख सकते हैं AE बटे EC, AE बटे EC। सवाल आपसे AC पूछ रहा है, ठीक है ना, अभी बना लेते हैं। तो AD का वैल्यू कितना आया, AD का वैल्यू दिया हुआ ना, AD का वैल्यू 3, इधर दिया 1, और A का वैल्यू 6.6 बटे EC। तो इसको काटेंगे ना, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2.2, 2 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि EC बराबर हो गया 2.2 हो गया। तो EC बराबर निकला 2.2। आपसे पूछ रहा है AC पूरा, और EC का वैल्यू 2.2 आया, AC पूछेंगे तो क्या करेंगे, AE यानी कि 6.6 और 2.2 जोड़ देंगे, 6.6 और 2 जोड़ देंगे तो 8.8 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना। सवाल एकदम पूरा जज्बात बदल दिया है सवाल का। ऑप्शन क्या हो गया, ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे क्या बोलता है जी, श्रेणी समांतर श्रेणी का एनवां पद, कौन सा पद 10 है, चलिए इतना का 10वां पद निकालना, 10वां पद। तो TN बराबर निकाले A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N प्लस N माइनस इंटू डी। तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 10वां पद में बोल रहा था, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और D कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। तो 8 9 दूना 18, 18 8 कितना हो गया, 26, 8 8 16, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये तो इजी सवाल था। बोलते यदि समीकरण दिया हो तो एक मूल 2 है, एक मूल 2 के मतलब x का वैल्यू 2 के बराबर है। जैसे बोले ना एक मूल 2 है, एक मूल 3 है, तो समझना कि x का वैल्यू जो है 2 के बराबर है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 हम पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2k, x की जगह पे 2 लिखेंगे, प्लस 4 बराबर 0, तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4k प्लस 4 बराबर 0, तो 4 4 8 हो गया, तो 4k बराबर, इसको 8 को इधर बाएं तरफ भेजते हैं, 4 दूना 8 माइनस 2 आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या बोलता है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, मतलब एक पद है जो मतलब आखिरी पद दे रहा, जो क्या है, शून्य है। TN कितना है, 0 दे रहा। फॉर्मूला भी हमारा होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो N का वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगा। मैं यहाँ पे ज्ञात करता हूँ, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A कितना है, 21 है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा, 18 में से 21 घटाएंगे, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं -3, इतना बराबर क्या है, 0, क्योंकि TN बोल रहा 0 है, आखिरी पद 0 है, तो 21 हो गया, और ये मल्टीप्लाई कर दो, -3n हो जाएगा, -1 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0, 21 3 कितना हो गया, 24, तो 3n, इस 24 को इधर भेज दो दाएं तरफ, तो -24 हो जाएगा, 3 8 24, माइनस दोनों तरफ माइनस कैंसिल, तो 8वां पद है।
8वां पद है जो शून्य है। क्लियर है? मजा आ रहा सवाल बनाने में? समीकरण दिया हुआ है और बोलता है मूल कौन होगा। अब इसको तोड़ो यार, समीकरण का मूल निकालना है तो बहुत आसान सवाल हो गया ना। हम यहाँ पे बना दें, नीचे बनाते हैं इसको, हम इसको आधा में इस सवाल बनाएंगे, आधा में इसको बनाते हैं। देखो समीकरण क्या दिया, 2x² + 5x - 12 = 0। तो क्या करेंगे, फैक्टर गुणनखंड कर दो ना। तो 2x² इस 12 दूना 24, तो हम लिख सकते हैं 8 3 24 होता है ना, 8x - 3x, 8 में से 3 घटेगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 12। तो इसको बना लो, 2x निकाल लो कॉमन, तो x + 2 चौक 8 - 3 कॉमन हो जाएगा, तो x और +4 हो गया ना बराबर 0। तो अब मेरे पास क्या बच गया, x + 4 आ गया और 2x - 3 आ गया। तो देखिए ऑप्शन देखिए, अगर हम इसको हल करते हैं तो 3/2 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसको अगर हल करते हैं यानी कि x + 4 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा, x बराबर -4, नीचे दिख रहा ना, नीचे दिख रहा, ठीक है। तो x बराबर -4, देखिए जो ऑप्शन दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए समीकरण दे रहा है ये वाला, अब बोलता है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a। b का वैल्यू कितना है, 2 है, -2 है, और क्वेश्चन भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, और a कितना 1 है। तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कितना में है, लो भाई ऑप्शन नंबर बी में है। sin 90 - थीटा क्या होता है बताओ फटाफट, cos थीटा। यहाँ पे थीटा पे a लिखा हो, sin 90 - a बराबर cos। चलिए आगे क्या बोलता है, इनमें से कौन जो है sec a के बराबर। बस ये सब सवाल है, देखते देखते उड़ा दोगे। तो देखो जब भी एग्जाम में सवाल आता है ना, तो कुछ क्वेश्चन हल्का होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला है। तो अभी आपने 4-5 क्वेश्चन पढ़ा होगा, थोड़ा सा अच्छा टाइप का सवाल था, मतलब उतना ईजी भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे माइंड ऑफ भी हो गया होगा। तो थोड़ा सा है, मतलब दिमाग लड़ाने वाला सवाल था। अब देखो ये सब सवाल तो बहुआ टाइप का है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये सवाल बोलिए, कॉसेक 44/sec 46। तो चेंज करो ना, किसी एक को चेंज करो, तो इसको तो पता है 1 आएगा। कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 - 46, और नीचे लिखते हैं sec 46, ऐसे क्या लिखा रहा। तो कॉसेक 90 - थीटा क्या होता है, sec थीटा, यहाँ पे sec थीटा जो है लिखा हुआ है। तो कट के क्या आ गया, 1 आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए सवाल 32वां सवाल क्या बोलता है जी, 32वां सवाल बोलता है 2 cos² 60 डिग्री का मान कौन होगा। तो इसको बनाना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। 2 cos का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना, cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर होता है। तो 2 × 1/4 काटा पीटी करो, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। लो भाई कितना आसान सा सवाल है, तो कहीं कहीं थोड़ा अच्छा सवाल भी था। अच्छा ये सवाल हल करते हैं, तो किसी एक को बदलो, चाहे ये पहले इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो। तो हम शुरू वाला ही चेंज कर लेते हैं, sin² हम इसको लिख सकते हैं 90 - 70, क्योंकि 90 में से 70 घटेगा तो 20 आना ही आना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin² 70 डिग्री। अब देखो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा यहाँ पे 70 है, यहाँ पे sin² 70। तो देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1। आपने पढ़ा ना फॉर्मूला, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। देखिए जी कितना हल्का त्रिकोणमिति का सवाल है, tan थीटा × cot थीटा, एकदम बहुआ टाइप का सवाल है यार, मतलब रसगुल्ला टाइप का। एग्जाम में सवाल आएगा ऐसा वाला सवाल, टेंशन मत लो, लेकिन आपको 100 सवाल में से ढूंढना पड़ेगा, है ना। कोई बंदा एग्जाम में अगर 100 सवाल आ जाए और एकदम हार्ड सवाल बना ले 50 तो उसको महारत नहीं बोलेंगे। कोई बंदा हल्का सवाल जल्दी से 50 तो तुरंत बना लेगा, उसको बोलेंगे महारत। एग्जाम में हमको तो ये करना है ना, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। तो ये सब सवाल एग्जाम में मिलेगा, आपको ढूंढना है कि कौन हल्का है, उसे पहले बना देना है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक। चलिए आगे देखिए, 35वां सवाल यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। एक राइट एंगल त्रिभुज है ना, एक राइट एंगल मतलब समझ रहे ना, समकोण त्रिभुज ऐसे। अब बोलता है कि ए बी कितना है, 12 है, ABC। ए बी बोलता है कितना 12 है, BC 5 बोलता है, तो AC कितना होगा, ये समकोण है। तो आपको पता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे तो 13 आंसर आने ही वाला है ना। कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का ओवर रूट करेंगे तो 13 ही आएगा। देखिए सवाल कितना गजब का सवाल, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। 5 sin A बराबर 8 cos A, तो cot का वैल्यू निकालो यार। इसको मतलब क्या बोले हम, देखिए हम क्या करते हैं ना, cos को इधर लेकर चलाते हैं, sin लिखा हुआ है sin A, cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा cos A, और 8 ऐसे रहने दो, और ई वाला 5 को इधर भेज दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin बाई cos क्या होता है, tan।
यानी कि tan a बराबर 8/5 होता कि नहीं होता है, tan a बराबर 8/5 हो गया। अब आपको पता है tan cot का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। देखो है ना उल्टा एक दूसरे का, सॉरी आधार b बाई पी है ना उल्टा एक दूसरे का। तो जब tan थीटा बराबर आया है मेरे पास 8/5, तो cot थीटा बराबर क्या होगा बाबू, 5/8। उलट दो, 5/8 कहाँ, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, झप गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर डी 5/8। देखिए यार, ओ हो सवाल, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ, कॉट 60 डिग्री, नहीं याद आ रहा ना, छोड़ दो। tan 60 का वैल्यू याद है, tan 60 का वैल्यू सर मुझे याद है tan 60 1/√3 होता है सर, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो बस जस्ट इसका उल्टा कर देना है, इसके नीचे 1 छुपा हो ना, उलट दो, 1/√3, यही तो होता है ना ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं इसमें है, बस उल्टा, tan कॉट का उल्टा होता है, tan 60 का वैल्यू √3, और इसको उलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। आगे देखो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तब खंभा की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए ये देखिए, मैं ऐसे फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री हो, तो खंभा की ऊंचाई 6 है, तो बोलता है क्या, ये आधार निकालना, ये वाला आधार, छाया की लंबाई। तो आपको पता है वही फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार को मैंने x ही मान लेता है। tan थीटा का, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, और 6/x। तो अगर हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/√3। देखिए अब इसको काटेंगे कैसे यार, काटेंगे कैसे हम, अच्छा ऐसे कर दो, परमेकरण कर दो, √3 ऊपर भी नहीं, √3 नीचे। जब नहीं समझ में आया ना तो परमेकरण कर दिया करो, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचा, 6√3, और यहाँ पे कितना गया, 3, 3 दूना 6, देखिए 2√3 आ गया ना, कहाँ कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर सी, देखिए 2√3 है ना। बड़े मज़ेदार का सवाल, काटने पर दिक्कत है। एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया 36 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालना। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू पाई प्लस 2, ऐसे होता है ना, r इंटू पाई प्लस 2 होता है। अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। क्यों भाई, क्योंकि देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, तो आधा करेंगे क्या होगा, πr, और एक ठो जो है ना, दो त्रिज्या यहाँ पे बढ़ जाएगा 2r, तो देखो r कॉमन हो गया, ठीक है ना, यहाँ से r कॉमन हो गया। तो इस फॉर्मूला इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, इसको हल कर लेते हैं, 36 दिया हुआ है, r बराबर, r तो निकालना ही है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, यहाँ पे 2। तो जब इसको हल करोगे ना, इसको जब बनाओगे, इसका जब सॉल्यूशन करोगे, तो पता क्या आपके पास आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 36 बराबर, ये आएगा r इंटू 36/7 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 36/7 दिख रहा है आपको, थोड़ा सा तो 36/7 आएगा, और दोनों तरफ 36 कट जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7। लीजिए r बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा, r बराबर 7, ओके। जब इसको हल करोगे ना, 22/7 प्लस 2 को भिन्न का जोड़ वगैरह करोगे तो 36/7 आएगा, 7 14, 14/36, तो कट के 7 बचेगा। देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका व्यास निकालना है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का, πr², इतना बराबर क्या दिया, 154, पाई का वैल्यू 22/7, r², 154। देखिए 22 से कटेगा, 22 7 154 होता ना, तो r² बराबर मेरे पास क्या बचेगा, 7, आइए वाला भी r उधर भेज दो, 7 × 7, ठीक है ना। अब स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो 7 × 7 का हो जाएगा वर्गमूल, और 7 का वर्गमूल कितना होगा, 7 × 7 2 बार रहे हैं, तो एक तो निकल ही जाएगा ना हमारा आंसर, एक तो निकल जाएगा इनमें से, वर्गमूल से एक निकल जाएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा। अच्छा ये अभी त्रिज्या आया, और सवाल क्या बोला, त्रिज्या आया, सवाल बोला व्यास, बोला व्यास कितना है, तो आपको पता है त्रिज्या व्यास का दुगुना होता है, जब त्रिज्या 7 है तो व्यास का होगा 7 दूना 14, दुगुना। देखिए एक बेलन का व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास 28 है, तो त्रिज्या कितना होगा, 14, अभी पढ़ रहे थे, त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो बेलन का व्यास 28 है तो त्रिज्या कम होता है, एकदम आधा हो जाता है, 28 का आधा 14, ऊंचाई दिया कितना, 20 दिया। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, 2π का देखते पहले, ऑप्शन पाई में तो नहीं, ऑप्शन पाई में नहीं है, 2πrh, 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना है 14, h का वैल्यू 20, 7 दूना 14। देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 × 20, फिर गुना कर 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, लीजिए 1760 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है ना, 1760 नंबर, ओके।
तो गुना क्या करना था हमको, 2πr/h, आर कितना था 14 था जी, हाँ एच कितना 20, इसको काटा 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, 88 दूना 176, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 और 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो गया। आगे सवाल है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वाह कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 3πr², ऐसे होता है। अगर 2πr² सोच रहे हैं तो वो कुल नहीं बल्कि वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अर्धगोले का टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब देखो ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है भाई, तो तुम बड़े खुश नसीब हो, पाई का वैल्यू बैठाना नहीं पड़े, क्योंकि पाई का वैल्यू बैठाने में ज़्यादा थोड़ा सा तकलीफ होता है ना कि बहुत लोग। 7 गुना 7 क्या होगा, 7 गुना 7 स्क्वायर है ना, 7 7 49, 49 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा ना, 49 गुना 3 करते हैं ना, तो 9 तिया 27 4 तिया 12 13 14 147 पाई, देखो 147। ये सवाल एक जगह और शायद पढ़े थे, ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, ये आगे बहुआ वाला सवाल, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, फटाफट बोलो। स्क्वायर का मतलब जो ना त्रिज्या का जो अनुपात दिया हुआ इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 2 दूना 4 3 तिया 9, 2 दूना 4 3 तिया 9, हो गया हमारा आंसर भी। ओके जी, बहुत ईजी सवाल था। आगे है, ये किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का माप क्या है, थीटा है, त्रिज्या r है तो उसके चाप की लंबाई, अब इसका फार्मूला होता है चाप, समझ देखो r के चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है, मैं फार्मूला बता दूं, थीटा बाई 180 पाई r, ये होता है। देखिए ऑप्शन है कहीं पे, नहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन में। अच्छा देखो 2 से काट देंगे तो यार तो 90 आ जाएगा, ये तो थीटा बाई 360 है। यहाँ देखो ऑप्शन ए होगा, 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे इसको तो क्या बचेगा 180, तो ऊपर थीटा बाई 180 और पाई r, क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे देखिए माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका मीडियन, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं सेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो ये ऑलरेडी अरेंज होया हुआ है, 2 3 4 5 है ना, 2 ठो इधर साइड निकालो, 2 ठो इधर साइड निकालो, जो बीच वाला बचता है वही हमारा होता है माध्यिका यानी कि मीडियन। समझ आ रहा, तो बहुत ईजी सवाल था ये वाला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, सवाल तो थोड़ा सा सवाल, मतलब मैं बता रहा हूँ ना 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन एकदम 60 का 50 क्वेश्चन बोले, 50% एकदम बउआ टाइप का सवाल है, एकदम ऐसे सवाल हो, एकदम हल्का हल्का सवाल हो, 50 क्वेश्चन, और आपको 50 बनाना भी है। उसके बाद 20-25 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा, और हो सकता है 10-15 क्वेश्चन हम आउट ऑफ कवरेज हो है ना। तो प्रायिक आपको तुमको मतलब क्या आया, तुमको तो 50 क्वेश्चन बनाना ही है एग्जाम में, तो बस अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता है, वही काम करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हल्का हल्का क्वेश्चन चुनना है, बना देना है। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बताओ कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जो घटना 1 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, ये सब तो प्रायिकता ही है। देखो क्या बोला जाएगा, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, 10 और 20 का जो है वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोला जाएगा तो 10 और जो 20 का जो डिफरेंस है ना, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 30/2 कितना हो जाएगा 15। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इस तरीका है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, किसी आलेख चित्र में माध्यिका ज्ञात करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा, तोरण को, है ना, और गायब। देखिए ऑप्शन सी, इसको तोरण का इस्तेमाल करते हैं, जब हम माध्यिका निकालते हैं ना तो तोरण का इस्तेमाल करना पड़ता है ग्राफ में, ग्राफ विधि, तोरण पढ़ेंगे ग्राफ विधि में, एक तोरण नाम का माध्यिका बहुलक, तो तोरण विधि से भी माध्यिका ज्ञात होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे सवाल है, एक पासा को एक बार फेंकने पे 5 आने की क्या प्रायिकता, यार सिंपल सी बात है, एक पासा क्या होता है, डैश या डाई भी बोलते हैं, पासा को फेंकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक बार फेंकने पर 5 आने की क्या प्रायिकता, तो 5 तो एक ही बार आ रहा, 1 और टोटल कितना 6, 1/6, 5 आने की क्या प्रायिकता, 5/6 नहीं, 5 आने की क्या प्रायिकता। और पासा को एक ही बार फेंक रहे हैं, इन्हें कि 2 बार फेंक रहे हैं, 2 बार फेंकने का तरीका अलग फिर हो जाता। अच्छी तरीके से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दिखता निकाल दिया जाता है, यानी कि रैंडमली को एक पत्ता निकाल दे जहां तहां से, तो बता लाल रंग की रानी होने की क्या प्रायिकता। समझिए सवाल को, लाल रंग की रानी कितना है आपको पता है, पत्ता टोटल 52 पत्ता, 52 में 26 पत्ता लाल है और 26 पत्ता काला है, और हर पत्ता 4-4 पीस है, तो भाई रानी यानी कि 2 ठो रानी लाल होगा, 2 ठो रानी काला होगा, समझ आ रहा ना। रानी 52 पत्ता में 4 पत्ता रानी है,
चार पत्ता बादशाह है, चार पत्ता बेगम है, इक्का दुग्गी नहला धहला सब चर पिस है। उसमें से हर पत्ता दो ठो लाल है दो ठो काला, हर पत्ता दो लाल दो काला, तो रानी भी दो लाल दो काला हो गया। बोला लाल रंग की रानी यानी कि क्या रहता है, तो दो ठो लाल रंग की रानी है और बटा 52 यानी कि 1/26। कितना आसान से आपने इस 50 सवाल को हल कर लिया। अब मैं कोशिश करूंगा जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं बना के आपको अपलोड करूंगा सुबह सुबह। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, पढ़ के मजा आया कि नहीं आया, किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशान किया, कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिस्टर्ब किया, मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आप ये भी कमेंट करना कि आपको इनमें से कितना सवाल सही सही बनाए हो, कौन कौन से सवाल से डिस्टर्ब हुए। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। फिलहाल वीडियो यहाँ पे लास्ट करते हैं। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो बस अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एकदम मस्ट कीजिए यार, है ना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, लाइक तो सब्सक्राइब एकदम इजी नॉर्मल सा, ना तो रुपया खर्चा हो रहा ना तो पैसा हो रहा, ये तो छोटा सा काम कर सकते हैं ना। तो इसको कीजिए और बाकी अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पे बने रहे। जितनी सारी वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ ना, जो भी अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड हो रहा है मॉडल पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो रहा है सब के सब इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन को आप पढ़ो, है ना। क्योंकि अभी भी इतने सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं सर मुझे ये प्रॉब्लम, तो यार अभी से पढ़ो, सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।